नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। टोंक जिला अस्पताल है या अव्यवस्थाओं का अंबार? लगातार स्थानीय विधायक और कलेक्टर के दौरे और निर्देश के बाद भी अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस बार राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास के औचक निरीक्षण के दौरान भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आई। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जब अचानक सआदत अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वो जनरल वार्ड में शौचालय की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर हैरान रह गए। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने अध्यक्ष को अस्पताल प्रशासन की शिकायत करते हुए बताया कि पूरे अस्पताल की हालत खराब है। पर्ची काउंटर से लेकर सिटी स्कैन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इन अव्यवस्थाओं को देख जस्टिस व्यास ने वहां मौजूद अधिकारियों की क्लास लगाई और पीएमओ बीएल मीना को 3 दिन में शौचालय को दुरुस्त करने और दूसरी व्यवस्थाएं भी ठीक करने के निर्देश दिए। एक तो बात हुई कि वो समस्या बहुत गंभीर समस्या है, मैंने अपनी आंखों से देखी है और अभी निर्देश भी दिए प्रशासन को और हमने इसका कॉन्फिडेंस लेकर के जो भी कार्रवाई मानवाधिकार है उसे हम करेंगे और तुरंत करेंगे और कल ही करेंगे। बड़ी मुश्किल से जिस जैसलमेर को कैबिन के मकड़जाल से आजाद करवाया था, एक बार फिर यह शहर उसी मकड़जाल में फंसता जा रहा है। इन दिनों यहाँ पर कैबिन लगाने की होड़ से मची हुई है। खास बात यह है कि इस बार डेयरी बूथ के नाम पर जगह जगह कैबिन लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन कैबिनों में दूध कम, दूसरे सामान ज्यादा बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ही जैसलमेर में 30 से अधिक डेयरी बूथ लग चुके हैं। मुख्य सड़क के किनारे, पर्यटन स्थलों के साथ साथ फुटपाथ पर ये कैबिन लग रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इतने और कैबिन अभी और लगेंगे। अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में ये इतनी सारी कैबिन यहाँ के सौंदर्य को किस तरह से बिगाड़ कर रख देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीले रंग के कैबिन लगाने की अनुमति चंद रुपयों के कमीशन के लिए भले ही दी जा रही हो, लेकिन ज्यादातर कैबिन में डेयरी प्रोडक्ट की जगह दूसरे सामान बेचे जा रहे हैं और ये छोटे मोटे प्रोविजन स्टोर की तरह काम कर रहे हैं। केवल डेयरी उत्पाद बेचते हो तो अलग बात है। मेरा प्रशासन से, नगर परिषद के हमारे कार्मिकों से केवल इतना ही अनुरोध है कि जैसलमेर शहर के सौंदर्य को न बिगाड़े, उसके मूल स्वरूप को न बिगाड़े। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा देखता रह गया। पूरा का पूरा ठेला आग के गोले में बदल गया था और उससे आग की भयंकर लपटें निकल रही थी। ठेले में लगी आग की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के चरण सिंह चौक पर एक चाट पकौड़ी की रेहड़ी में ये आग गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी थी, जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे ठेले को आग के गोले में बदल दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेहड़ी धू धू कर जल रही है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इसके पास जाकर इसे बुझाने की। इस आग की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया था और वहां मौजूद लोग दूर से ही बस तस्वीरें देखने को मजबूर थे। कुछ देर के बाद इस आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से ठेले के अंदर से सिलेंडर तो बाहर निकाल लिया, लेकिन उसमें लगी आग को बुझाने में उनके पसीने छूट गए। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी चाट भंडार नाम के इस ठेले पर लगे गैस सिलेंडर में पुरानी पाइप लगी थी, जिसकी वजह से उससे गैस लीक होने लगी और फिर आग लग गई। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में एक बीएसएफ जवान और कार चालक के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए बीएसएफ जवान ने कार चालक अधेड़ व्यक्ति को नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी। हंगामे को देख मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बीएसएफ जवान एक गाड़ी चालक को नीचे उतारकर उसके गालों पर चटाक से तमाचा जड़ देता है। जानकारी के मुताबिक एक ऑल्टो चालक अस्पताल में एंट्री कर रहा था। इसी दौरान सड़क पर खड़ी बीएसएफ जवान की बाइक से उसकी कार छू गई, जिसके बाद कार चालक ने बीएसएफ के जवान के पैर पकड़कर माफी भी मांगी, लेकिन गुस्साए जवान ने ऑल्टो चालक को
3-4 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद भी कार चालक ने पैर पकड़कर माफी मांगी, लेकिन बीएसएफ जवान उसकी गाड़ी की चाबी और पेपर लेकर वहां से निकलने लगा। हालांकि आसपास की भीड़ जब बीएसएफ जवान का विरोध करने लगी तो उसके तीखे तेवर नरम पड़े और उसने चाबी और पेपर लौटा दिए। कोटा के दादाबाड़ी थाना पुलिस पर एक युवक और उसके परिवार ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस ने मारपीट से इनकार करते हुए कहा है कि युवक को आपसी झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक वीडियो भी गुरुवार शाम को सामने आया, जिसमें युवक और पुलिसकर्मियों के बीच गिरफ्तारी को लेकर धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। कोटा ग्रामीण में रहने वाले समीर का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बेवजह उसे पकड़ा और मारपीट की। समीर के मुताबिक उसके मामा दादाबाड़ी इलाके में रहते हैं। 21 मार्च को उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी। इसकी जानकारी मिलने पर वो वहां पर पहुंचा और दादाबाड़ी थाने में शिकायत लिखवाई। इसी दौरान बदमाशों ने फिर से घर में घुसकर मारपीट कर दी। समीर का कहना है कि उसने जब पुलिसकर्मियों को इस बारे में जानकारी दी तो पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मामा के घर वापस पहुंचा तो कुछ देर बाद पुलिस वहां पर आई और उसे ही पकड़ लिया। जबरन उसे गाड़ी में डाला और थाने ले जाकर मारपीट की। इधर पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन ने कहा है कि मारपीट के आरोप गलत हैं। 21 मार्च को दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। मामले में दोनों ही पक्षों को पकड़ा था। समीर को भी शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था। किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई मारपीट नहीं की। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के पिलानी में स्थित आदर्श कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कार से आए चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवर और 20,000 कैश चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ नजदीकी दुकान पर गया था। पीछे से चोरों ने बंद मकान में सेंध लगा दी। खास बात यह है कि चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। चोर घर से 20,000 नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। बिरदी चंद कानोडिया, जिनके घर चोरी हुई है, उनका कहना है कि वो गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे पत्नी के साथ घर से कुछ दूर दुकान पर गए थे। घर में ताला लगा हुआ था। इसके बाद हरियाणा नंबर की एक कार में 4 लोग आए और घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। घर के पास लगे कैमरे में एक कार नजर आ रही है। इस कार में से 3-4 लोग उतरते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। कार में 2 लोग बाहर बैठे हुए हैं, 2 लोग अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फिर चोरी के बाद कार से मौके से फरार हो गए। अलवर के बानसूर के नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1100 बीघा जमीन पर लगी लाखों रुपए की फसल पर बानसूर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। यहाँ जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और सरकारी भूमि पर लगी सरसों और गेहूं की फसल को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए मौके पर 4 तहसीलों के उपखंड अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इस दौरान बानसूर, किशनगढ़, राजगढ़, नारायणपुर के उपखंड अधिकारी नांगल लाखा पहुंचे थे, जहां 1100 बीघा जमीन से 5 जेसीबी और 10 ट्रैक्टरों की सहायता से खड़ी फसल को नष्ट किया गया। बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि गांव नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही 1100 बीघा सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आज जो भूमि मौके पर जो भी भूमि फसल है जो खड़ी है और जो कट के खेतों में पड़ी है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिसमें पूरा आरएससी का जाब्ता है। चूरू में कोर्ट से घर लौट रहे एक पार्षद और उसके बेटे पर रास्ते में गाड़ी में आए 5-6 लोगों ने सरिये से हमला कर दिया। साथ ही पार्षद के पैर के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी। इसकी वजह से वो घायल हो गए और इस वक्त उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले में पार्षद के बेटे को भी सिर में चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायल पिता पुत्र को गंभीर हालत में राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद मोहम्मद अली और मोहम्मद रफीक गुरुवार दोपहर कोर्ट से घर लौट रहे थे।
तभी जीण माता मंदिर के पास गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोगों ने उन पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। रोड के ऊपर मार का हाथ तोड़ दिया और एक मार का उसका हाथ तोड़ दिया। कौन आया? दो सरिये मेरे भी लगे पीछे। मैं वो थी, खुद था, अभी की औरत थी और अभी के 3 बेटे थे, इकराम, सिकंदर। अलवर नगर परिषद में कमिश्नर की कुर्सी खाली होने की वजह से वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया खुद का खाना लेकर नगर परिषद में विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए। इस धरने को लेकर पार्षद का कहना है कि इन दिनों अलवर की नगर परिषद अनाथ है और प्रदेश की सरकार इसे चलाने में फेल है। कमिश्नर की कुर्सी खाली होने की वजह से संविदा कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा, साथ ही सफाई ठेकेदारों को भुगतान भी नहीं हो रहा है। इन सब की वजह से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए वो मजबूरी में नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हैं। पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने ये भी कहा कि वो रोजाना धरने पर आकर बैठेंगे। उनके अलवर के लोगों ने बड़े अरमानों से पार्षदों को चुना था, लेकिन वही लोग सरकार का मुंह ताक रहे हैं। ऐसे में अगर नगर परिषद की कुर्सी खाली है और शहर में कामकाज ठप हो गए हैं, सफाई नहीं हो रही है, तो फिर उनका पार्षद रहने से क्या फायदा? कांग्रेस सरकार कमिश्नर लगाने भी, अब आप सारे कमिश्नर की वजह से सारे कार्य रुके हुए हैं। देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद अब राजस्थान में भी बुलडोजर ने दस्तक दे दी है। दरअसल जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया टोंक पहुंचे तो जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने स्वागत के दौरान उन्हें बुलडोजर भेंट किया। ये देखकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बाद में अपने संबोधन के दौरान भी इस बुलडोजर का जिक्र किया और कहा कि अब यूपी के बाद बुलडोजर की बारी राजस्थान में आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व है, उनका नाम और काम ही हमारा चेहरा है। हम लोग पार्टी के आलाकमान से, संसदीय दल के अनुशासन से बंधे हैं। हमारी कोशिश है और हम सफल भी होंगे कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें। आपको बता दें कि बीजेपी संगठनात्मक बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर टोंक आए थे, जहां उन्होंने शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इस बार राजस्थान की कांग्रेस ऑटो में बैठने के लायक भी नहीं रहेगी। जिस तरह से देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनी है, उसके बाद से आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। भविष्य में पानी की किल्लत से लोग परेशान न हो, इसके लिए श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में अभी से केंद्र सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और CSIR NGRI हैदराबाद की ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीबोर्न सर्वे करवाया जा रहा है। इस अभियान के पहले चरण में हेलीकॉप्टर एक AC लूप मशीन लेकर गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में पहुंचा। इसके साथ ही हैदराबाद से वैज्ञानिकों की एक टीम भी सूरतगढ़ पहुंची है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में लगी ऐसी लूप मशीन जमीन के 500 मीटर नीचे तक का सर्वे कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह तक रोजाना इस तरह से हेलीकॉप्टर इन ऐसी लूप मशीन के जरिए पानी की तलाश के लिए सर्वे का काम करेगी। इसके लिए हेलीकॉप्टर में 2 पायलट होंगे। वैज्ञानिकों की टीम को यहाँ जो कुछ रिपोर्ट मिलेगी उसी की जानकारी जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को भेजेगा। आपको बता दें कि 2020 में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और CSIR NGRI हैदराबाद के साथ 5 राज्यों की डील हुई थी, जिसके तहत हेलीकॉप्टर के जरिए जमीन के नीचे पानी की तलाश की जाएगी। उन 5 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। श्रीगंगानगर में नहरों के जरिए पंजाब से आ रहे दूषित पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियां और जल संकट से उबरने के लिए एक ट्रस्ट की ओर से खास मुहिम की शुरुआत की जा रही है। ट्रस्ट की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के घरों में बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए फ्री में डिग्गियां बनाई जाएंगी। घरों में बनने जा रही इन डिग्गियों में
बरसाती पानी को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा कर साल भर पेयजल के रूप में काम लिया जा सकेगा, जिससे आम जन को शुद्ध पेयजल घर में ही उपलब्ध हो सकेगा। वहीं पेयजल संकट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री गंगानगर के सुंबल ट्रस्ट के संचालक कृष्ण सारन मदेरा ने बताया कि इस ट्रस्ट के जरिए वे समाज में पुराने जमाने में बुजुर्गों की ओर से बरसाती पानी इकट्ठा कर इसे उपयोग में लेने की परंपरा को लेकर जागरूकता लाना चाहते हैं, ताकि लोग पेयजल के संकट से परेशान भी ना हो और उन्हें पंजाब से आ रहे जहरीले पानी की वजह से हो रही कैंसर जैसी महामारी का सामना भी ना करना पड़े। इस ट्रस्ट की ओर से 50 लाख रुपए की लागत से लगभग 200 घरों में बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए डिग्गियां बनाई जाएंगी। एक बेसहारा महिला की मदद के लिए इन दिनों धौलपुर पुलिस की चर्चा जयपुर तक हो रही है और सीएम अशोक गहलोत ने भी बेसहारा महिला की मदद के लिए 51,000 की आर्थिक सहायता भेजी है। दरअसल धौलपुर इलाके के खिड़की मोहल्ला में कल बेसहारा सोमवती के घर में आग लग गई थी और उसका सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस महिला के घर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वालों ने उनकी मदद की, जिसकी चारों तरफ तारीफ होने लगी और फिर सीएम अशोक गहलोत ने सोमवती के लिए सीएम सहायता कोष से 51,000 की आर्थिक सहायता भेज दी। इसके बाद धौलपुर के एसपी शिवराज मीणा पीड़ित महिला के घर पहुंचे और उन्होंने उसे शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली राशि के बारे में जानकारी दी। इस पर महिला भावुक हो गई, जिसके बाद एसपी शिवराज मीणा ने वृद्ध महिला को ढाढ़स बंधाया और भविष्य में पुलिस की ओर से उसके लिए हर संभव मदद किए जाने का भी भरोसा दिलाया। और इसके लिए मैं मेरे जिले के सभी जवान और अधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कहीं भी वो मिले तो कानूनी सहायता तो हमें करते ही हैं, लेकिन उससे हटकर कुछ जो एक्चुअल में जो जरूरतमंद है उनकी जो वास्तविक जरूरत है उसकी पूर्ति कराने के लिए हमें प्रयास करता रहना चाहिए। राजस्थानी परंपरा के सबसे बड़े महोत्सव में से एक थार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बाड़मेर में थार महोत्सव की शुरुआत बाइकर्स रैली के साथ हुई। आज सुबह 7:30 बजे महावीर टाउन हॉल से निकली बाइकर्स रैली का किराड़ू में जबरदस्त स्वागत किया गया। खास बात यह है कि किराड़ू में 8:30 बजे हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद 10 बजे रेडाना रण पर घुड़दौड़ और पैरासेलिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़मेर में जो थार महोत्सव हो रहा है ये बहुत टाइम बाद वापस इतने बड़े लेवल पर वापस स्टार्ट हो रहा है और कोरोना के बाद में हम सब भी चाहते थे कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा आयोजन हो जो भी बाइक चलाने में और उसमें हर साल होना चाहिए। एक्साइटमेंट था जिस दिन से इस का आयोजन का आगाज हुआ उसी दिन से हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमें इस सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, फर्स्ट टाइम मैं केराड़ू आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। एक खास मकसद से साइकिल पर सवार होकर देश भर की यात्रा पर निकले ये हैं दिलीप भरत मलिक। दिलीप भरत मलिक महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं और वो नागपुर से ही साइकिल लेकर 45,000 किलोमीटर के सफर पर निकले हैं। अपने इस सफर में वो देश भर की यात्रा करेंगे और हर जगह साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं। सैनिकों को समर्पित इस यात्रा के दौरान दिलीप भरत मलिक जब हनुमानगढ़ पहुंचे तो उनका खास स्वागत किया गया। मलिक का कहना है कि उनकी यात्रा 26 जनवरी 2022 को नागपुर से शुरू हुई थी और करीब एक साल में 45,711 किलोमीटर की यात्रा के बाद इसका समापन भी नागपुर में ही होगा। उनके मुताबिक उनकी यात्रा का बहुउद्देशीय संदेश है, जिसमें सैनिकों का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, साइकिलिंग को बढ़ावा देना और पेड़ बचाना पेड़ लगाना शामिल है। भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज से नौ युवकों को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। और ऐसे ही दोस्तों आप अपना फिटनेस में ध्यान रखिए। युवक युवकनी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसमें कि हिंदुस्तान में भारत में ऐसे युवक युवकनी की जरूरत है। मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर उस वक्त भाव विभोर नजर आईं जब रणथंभौर में सफारी के दौरान उनकी गाड़ी के सामने एक बाघ आ गया।
गुरुवार की शाम को सफारी के दौरान जब अंजलि तेंदुलकर की गाड़ी जोन 3 से होकर गुजर रही थी, तभी उन्हें बाघ के दर्शन हुए। आपको बता दें कि अंजलि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रणथंभौर पहुंची हैं और वे यहां के सवाई विलास होटल में ठहरी हैं। इससे पहले डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर मुंबई से जयपुर फ्लाइट से पहुंची थीं और इसके बाद वो चाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर सुनील मेहता और अन्य फैमिली फ्रेंड्स के साथ वाया रोड सवाई माधोपुर पहुंची। उनका 2 दिन रुकने का कार्यक्रम है। डॉक्टर अंजलि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइगर सफारी का आनंद लेने के लिए शाम की पारी में जंगल सफारी पहुंची, जहां उन्हें जोन 3 में टाइगर के दीदार हुए। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर सुनील मेहता ने बताया कि राजस्थान में सेलिब्रिटीज का जंगल सफारी का फ्लो पहले से काफी बढ़ गया है। सचिन तेंदुलकर और उनका परिवार वन्यजीव संरक्षण को लेकर काफी संवेदनशील है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर समेत पूरा परिवार उनके साथ महाराष्ट्र में ताडोबा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कर चुका है और अब सचिन की पत्नी और पारिवारिक मित्र रणथंभौर में जंगल सफारी पर आए हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और बाल कलाकार हेमांग थानवी की ओर से तैयार किए गए स्वच्छता सॉन्ग को महापौर दक्षिण वनीता सेठ और आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने लॉन्च कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में जुटे नगर निगम की ओर से आम जन को जागरूक करने के लिए निगम ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक है हेमांग थानवी, जिसके लिखे गीत को लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि इसके लिए एक वीडियो भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए स्वच्छता का संदेश दिया गया है। निगम दक्षिण स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर महापौर वनीता सेठ मैम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम बच्चे ही देश का भविष्य हैं और स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। और उसका ये आज एक वीडियो लॉन्च किया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्वच्छता की ओर रहे और उनके कहने से बड़े लोग भी समझें। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो गार्डन है या आसपास के एरिया को साफ सफाई रखें, उसमें जोधपुर नंबर 1 आया। पूरे प्रदेश के साथ श्रीगंगानगर में भी हर्षोल्लास के साथ शीतलाष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर श्रीगंगानगर के ई ब्लॉक स्थित शीतला वाटिका में मां शीतला के भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहां पर आए लोग मां शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ओर से यहां मां शीतला को खिचड़ी, चावल, बिनौले, मीठी रोटी, पूड़ी और पुए का भोग लगाकर मां शीतला के विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही यहां श्रद्धालु अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। यह मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से बच्चों का स्वास्थ्य मजबूत होता है। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतलाष्टमी के मौके पर शीतला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। टोंक से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहां पर मां शीतला के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे और खुशहाली का आशीर्वाद मांग रहे हैं। शीतलाष्टमी पर मां शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। इसके लिए महिलाएं एक दिन पहले ही पकवान बना लेती हैं, जिसमें घाट, राबड़ी, लापसी और चावल शामिल है और फिर इन ठंडे पकवानों से शीतला माता को भोग लगाया जाता है। और इसमें शाम को खाना बनाया जाता है, तो ऐसा खाना जिसकी तासी ठंडी हो और दूसरे दिन खराब ना हो, जैसे राबड़ी, दही बड़े इस टाइप के। और दूसरे दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। खाना बनाया जाता है जिसमें पूड़ी, चटकी मीठी पकौड़ी और लापसी, घाट, गोलियाँ, चावल, सारी तरह की चीज़ें बनाई जाती है। और इस पर्व पे सब खुशियाँ मनाते हैं। एक दिन पहले गरम बनाते हैं और फिर दूसरे दिन माता जी को ठंडा ठंडा जल चढ़ा के पूजा करके और ठंडा ही खाते हैं। एक दिन पहले खाना बनाते हैं, अगले दिन हम शीतला अष्टमी की पूजा करके भोग लगा के और उनको स्नान कराते हैं ठंडे पानी से। इस दिन सभी लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। यूं तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह बीकानेर में भी होली पर रम्मतों का आयोजन खूब होता है।
लेकिन शीतलाष्टमी पर होने वाले रम्मत की बात ही कुछ और है। बीकानेर में शीतला अष्टमी के मौके पर 2 मोहल्लों में सुनारों और नाइयों के चौक में रम्मत का आयोजन खास है। शीतला अष्टमी पर इस बार यहां सुनारों की गुवाड़ में स्वांग महरी रम्मत का मंचन हुआ। इस रम्मत में ख्याल, लावणी, चौमासों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं इसके जरिए नवविवाहिता को चौमासे में छोड़कर पुरुषों से परदेश नहीं जाने की मनुहार की गई। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।